हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक नंबर द्वितीय चल रही है, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी किताब चल रही है। और इसी क्रम में आज आप इस किताब का अध्याय नंबर 8वां यानी वायुमंडल का संगठन तथा संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर्स की सीरीज आ रही है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए बात कर लेते हैं इस अध्याय की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा वायुमंडल है, यानी हमारे इर्द गिर्द हमारे वातावरण में, हम यहाँ पर्यावरण में रह रहे हैं, उसमें हमारे एक बाहरी आवरण हमें जो है वायु का आवरण भी घिरे हुए है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और देखिए जैसे कि हमें ऊर्जा रहने यानी ऊर्जा या जैसे हम लेते हैं यानी भोजन के रूप में हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं अपने शरीर की वृद्धि के लिए, अपने दैनिक कार्यों के संचालन के लिए, तो उसी प्रकार से हमें सांस लेने के लिए भी, यानी सांस भी हमारी एक ऊर्जा का ही हिस्सा है। और सांस हमें कहाँ से मिलती है? वो वायुमंडल से मिलती है। यानी जीवित रहने के लिए सभी मनुष्य हों या सभी जीव जंतु हों, वो वायु से सभी आवश्यक तत्व लेते ही हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। और सांस के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते, चाहे पेड़ पौधे हों, जो भी हों, सांस के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बात करते हैं वायुमंडल की। देखिए अगर वायुमंडल की बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये पृथ्वी की सभी ओर से ढके हुए हैं। यानी पृथ्वी को पूरा बाहरी ओर से ढके हुए जो आवरण है वो वायुमंडल ही है, यानी गैसों का आवरण है, विभिन्न गैसें इसमें सम्मिलित हैं। ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें, तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो वायु जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है यहाँ पर, और इसके कुल द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर स्थित है। यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो वायु का जो भाग है, ठीक है, वो इसका 99% जो है आपको पृथ्वी की जो सरफेस है, सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% भाग देखने को मिलेगा। बाद बाकी 1% भाग जो है इससे ऊपर की जो ऊंचाई है, इससे ऊपर के जो वायुमंडल की परतें हैं उनमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का ये है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये सब पॉइंट लिख लिया होगा। बात करते हैं वायुमंडल की। देखिए वायुमंडल में जो भी वायु विद्यमान है वो वायु रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, ना ही कोई इसकी गंध है, यानी कोई भी उसकी खुशबू या फिर बदबू कुछ भी नहीं है उसमें। और ये जब पवन के रूप में, यानी जब एक पवन के रूप में चलती है, हमारे आसपास समीर के रूप में चलती है, तब हम इसे अपनी त्वचा के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो जो है वो महसूस कर सकते हैं। यानी कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर पहले के सब पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर वायुमंडल का संगठन बताया गया है कि वायुमंडल किन किन पदार्थों से बना हुआ है। या अगली हेडिंग आपकी है वायुमंडल का संगठन। देखिए वायुमंडल का संगठन जो है, यानी वायुमंडल का निर्माण जो हुआ है, वो यहाँ पर वायुमंडलीय गैसें हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी कुछ गैसें हैं, और इसके अलावा जलवाष्प, धूलकण, इनसे मिलकर ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी बाद बाकी जो कंपोनेंट है उनकी बात नहीं की गई है, वो बात जो है अगले चैप्टर में की गई है, ठीक है। अभी यहाँ पर सिंपल भाषा में क्यों समझाया गया है। तो वायुमंडल किसका? गैसों का, जलवाष्प का और धूलकणों से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो ऊपरी परत है, इसकी ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात जो है वो बदलता है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो ऐसे ऊपरी परत है, जैसे क्षोभ मंडल हुई, समताप मंडल हुई, मध्य मंडल हुई, आयन मंडल हुई या बहिर्मंडल हुई, किसी में अभी गैसें एक जैसी नहीं है। हर जगह गैसों का अनुपात जो है बदलता रहता है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि इसकी ऊपरी की परतों में गैसों का अनुपात बदलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी ऑक्सीजन 120 किलोमीटर के बाद बिल्कुल नहीं मिलती है। वैसे ही कार्बन जो है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है और जलवाष्प जो है, ये पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ये नहीं पाई जाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी जो है वो सतह से 90 किलोमीटर ऊपर, 120 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। उसी प्रकार जो जलवाष्प वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, ये 90 किलोमीटर यानी पृथ्वी के धरातल से ऊपर 90 किलोमीटर जाने पर ये भी समाप्त हो जाते हैं, ये भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया होगा पहले का सब पॉइंट, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल के संगठन में हमने बात की थी गैसों की, तो यहाँ पर कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी गैसों का प्रभाव पड़ता है, वो बात यहाँ पर कही गई होगी। देखिए गैसों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ विस्तार में नहीं लिखा है। गैसों में कुछ ये बताया गया है कि कुछ गैसें जो है वो सौर विकिरण को सोखने में, अवशोषित करने में ये यहाँ पे मदद करती हैं, तो उनके बारे में बताया गया है गैस में। तो यहाँ पे पहली हेडिंग यहाँ पर आप डालेंगे, इसमें सब हेडिंग गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात कही गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरण के लिए, यानी CO2 जो है हमारी, ये किसके लिए? सौर विकिरण के लिए। ये वाली जो गैस है ये बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी है, यानी CO2 से हमारे यहाँ जो सूरज का विकिरण है ये
आर पार हो जाता है, लेकिन जो पार्थिव विकिरण है इसके लिए अपारदर्शी। पार्थिव का मतलब ये होता है ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के द्वारा बने हुए हैं, पृथ्वी पर उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के माध्यम से हुई है, पेड़ पौधे जीव जंतु, तो इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है पारदर्शी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है इनके द्वारा, ठीक है। यानी केवल वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सौर विकिरण तो यहाँ पर आर पार हो जाता है, लेकिन पार्थिव विकिरण यानी कि हमारे आसपास जो पृथ्वी के बने हुए पदार्थ हैं उनका विकिरण इससे पार पार नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो इनके द्वारा रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन हो जाती है। तो इस वजह से जो पार्थिव विकिरण है, पृथ्वी के द्वारा जो बने हुए पदार्थ हैं उनका जो विकिरण है वो इससे आर पार नहीं हो पाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। वो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए यहाँ पर, ठीक है, पारदर्शी है, लेकिन, ठीक है, यानी कि ये किसके लिए, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए CO2 जो होती है अमूमन वो क्या करती है, सौर विकिरण का ये एक भाग जो है, यानी सौर विकिरण का एक अंश जो है ये अवशोषित कर लेती है या सोख लेती है, और कुछ भाग जो है पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, यानी भेज देती है। यानी एक अंश सूर्य के प्रकाश का, सौर ऊष्मा का जो एक अंश आ रहा है सौर विकिरण का, उसे ये सोख लेती है, और बाद बाकी कुछ जो है यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ प्रकाश की मात्रा है, उसको पृथ्वी की तरफ प्रतिबिंबित कर देती है, यानी पृथ्वी की ओर भेज देती है, ठीक है। अब यही जो गैस है वास्तव में यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, यानी ऊपर से सौर विकिरण जो आता है वो हमारे धरातल को गर्म करता है, और वो जब हमारे धरातल को गर्म कर देता है तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे धरातल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, यानी कि हमारे धरातल पर ही रह जाती हैं, मौजूद रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ ये ग्लोबल यानी वार्मिंग जैसे कहते हैं, या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही सब पॉइंट लिख लेना। अब देखिए इसमें क्यों ये योगदान देती है वो भी इसका रीजन बताया गया, ये सेकंड सब पॉइंट है और ये पहला सब पॉइंट है। देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरी गैसों की बात करें तो दूसरी गैसें जो है हमारी, ठीक है, उनका आयतन स्थिर है, जबकि जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने से CO2 के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, और हवा का ताप भी इससे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे करके हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो सरफेस है वो निरंतर गर्म होता जा रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपने यहाँ पर CO2 का रोल देख लिया कि CO2 सौर विकिरण में किस तरह से योगदान दे रही है, किस तरह सौर विकिरण के लिए उत्तरदायी है, वो चीजें आपने यहाँ पर नोट कर ली। अब देखिए यहाँ पर पहली गैस तो सौर यहाँ पे CO2 ली गई है। CO2 के अलावा दूसरी गैसों के रूप में यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ओजोन। तो ओजोन वायुमंडल की दूसरा महत्वपूर्ण ये घटक माना जाता है गैसों में, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह पर 10 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, ठीक है। इसका रोल क्या है, फिल्टर की भांति सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं, ताकि पृथ्वी पर ये हानिकारक विकिरण ना आए, और इस हानिकारक विकिरण के अगर पृथ्वी पर आ जाता है उसे आप जानते होंगे त्वचा में चर्म कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये अगर ये परत अगर हट जाए पूरी तरह से तो वाकई में हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। सभी प्राणी जो है कहीं ना कहीं कैंसर वगैरह और भी त्वचाजन्य रोग हैं उनसे ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ओजोन का भी एक अपना रोल है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इस चैप्टर में दो गैसों की बात की गई है, एक CO2 की और दूसरी ओजोन की। यहाँ पर अभी देखिए पूरा कंपोजिशन इसका नहीं बताया गया है कि भाई नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन भी होती है, आर्गन भी होती है, इन सब का यहाँ पे जिक्र इतना नहीं किया गया है। यहाँ पर अभी जो इस पुस्तक में जो राइटर हैं आपके, वो राइटर महोदय अभी यहाँ पर एक भूमिका बनाने में लगे हैं कि गैसें किस प्रकार से योगदान दे रही हैं वायुमंडल में, जो वायुमंडल को स्थिर करने में पृथ्वी को, यहाँ पर यानी पृथ्वी से रिलेटेड जो गैसें हैं वो पृथ्वी को स्थिर करने में किस तरह से योगदान दे रही हैं। तो वो भूमिका यहाँ पे बनाई गई है। यहाँ पे पूरा जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये बात मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं कि बाद में लोग कमेंट करके कहें कि सर गैसों में तो और भी गैसें आती हैं, वो क्यों नहीं बताई। वो इसमें नहीं दी गई हैं। वो जो गैसों आगे गैसों का जिक्र किया गया है वो आगामी चैप्टरों में किया गया है, इसमें अभी नहीं किया गया है जिक्र, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के संगठन में, जो वायुमंडल के संगठन में अगला जो कारक है वो है जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प से आप समझ गए होंगे, यानी एक तरह से आर्द्रता से उत्पन्न जो जलवाष्प है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गैस के रूप में विद्यमान रहती है। यानी जल भी तो हमारा क्या है, जल का रासायनिक सूत्र आप जानते होंगे H2O है, और जल तीनों रूपों में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में विद्यमान होता है, ठीक है। ये बात भी आप जानते हैं, तीनों रूप हैं। तो तीसरा रूप जलवाष्प का ही होता है। जलवाष्प जब ठंडी हो जाती है तो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है, जल के रूप में नीचे आ जाती है, ये बात आप जानते हैं। तो जलवाष्प यहाँ पर एक परिवर्तनीय गैस है, और ये भी ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे आपने देखा
लिखा था कि 90 किलोमीटर के बाद जो जलवाष्प है और CO2 है, CO2 इसके अलावा जो जलवाष्प है इसकी मात्रा खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई हम पर बढ़ते जाएंगे जलवाष्प भी खत्म होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जलवाष्प वायुमंडल में परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जलवाष्प के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जलवाष्प के विषय में ये बताया गया है यहाँ पर कि जो गर्म और आर्द्र कटिबंध होते हैं यहाँ पर हवा के आयतन में का 4%, ठीक है, और ध्रुवों पर और या ठंडे स्थानों पर शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन का 1% भाग, ठीक है, से भी कम जलवाष्प में होता है। ठीक है, यानी कि जो गर्म आर्द्र प्रदेश होते हैं वहाँ पे लगातार निरंतर वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 4% तक पाई जाती है। वहीं जो शुष्क प्रदेश होते हैं या फिर ठंडे रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर हवा में जलवाष्प की मात्रा लगभग 1% के करीब पाई जाती है, 1% से भी कम पाई जाती है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो आपने ये सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। ठीक है, यानी कहाँ पर ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी में और सिंपल भाषा में बताया गया है कि जैसे जैसे विषुवत से हम नीचे नीचे बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे जाए दोनों तरफ ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यानी विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सूर्य के प्रकाश की वजह से वहाँ पर वाष्पीकरण भी तेज होता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर जलवाष्प अच्छी खासी पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर वाली कटिबंधों में बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा अपने आप कम होती चली जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प का एक रोल और है। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सारा कुछ नोट करवा रहे हैं। इसका नोट करवाने का रीजन ये है कि सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर कोई एक्सटेंडेड बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर ये बेसिक लाइन तो सब लिखी हैं। इसके अलावा और भी इन सब चीज़ों में लगभग 4-4, 10-10 लाइनें और लिखी हुई हैं जो कि अभी मैंने स्किप इसलिए कर दी हैं क्योंकि अभी आगामी चैप्टरों में वो लाइन ऐड हो जाएंगी इन्हीं पोर्शन में। ठीक है, इसलिए अभी मैं यहाँ पर अलग वाली लाइन जो इसमें जुड़वा नहीं रहा हूँ, वरना ये और लेंथी हो जाता मैटर। ठीक है, यानी ये तो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही रहा है। इसके अलावा और कंटेंट भी है इसका, ऐसा नहीं है कि और कंटेंट नहीं, और भी कंटेंट है इसका। तो यहाँ पर दूसरा रोल बताया गया है कि भाई ये सूर्य से निकलने वाला जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी सूर्य से निकलने वाले कुछ ताप के भाग को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ताप के भाग को भी अवशोषित करता है। ठीक है, और पृथ्वी के ताप को संग्रहित करता है। यानी कि ये कुछ सूर्य से निकलने वाला टेम्परेचर है जलवाष्प, इसको संग्रहित कर लेती है और पृथ्वी के टेम्परेचर को ये यहाँ पर मेंटेन करती है। रीजन क्या है, ऐसा करने से क्या करती है, कंबल की भांति ये कार्य करती है। यानी कि मान लेते हैं सूर्य की ऊष्मा अगर पृथ्वी पर ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो जलवाष्प क्या होती है, पहले ही वो कुछ ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी धरती ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बेसिक कारक हैं जिनसे हमारी धरती जो है बची रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, यानी कि आपका सेकंड पॉइंट है। तो इसी में लिख लेना सब पॉइंट कि इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है और पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा होने देती है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्य जो है वो बताया गया है, तीसरा कार्य ये बताया गया है कि जलवाष्प जो है ये वायु को स्थिर करती है और अस्थिर होने में भी ये योगदान देती है। यानी जलवाष्प का सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है ये मौसमी परिघटनाओं के लिए उत्तरदायी गैस है। यानी जलवाष्प की वजह से ही यहाँ पर ओस, कोहरा, ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं, वृष्टि वगैरह। ठीक है, यानी इंद्रधनुष वगैरह जो सब बनते हैं ये सब जलवाष्प की वजह से ही बनते हैं। तो ये जलवाष्प जब जो है ये वायु को स्थिर और अस्थिर भी करती है, तो उस वजह से ये सारी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, और जल चक्र के लिए भी जलवाष्प ही उत्तरदायी होती है। यहाँ पर लिखना नहीं है, ये सब आप जान लीजिए केवल। तो आपने थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया। तो ये तो आपने वायुमंडल के संगठन में यहाँ पर सेकेंड जो संगठन था जलवाष्प का वो आपने देख लिया। अगला है धूल कण। धूल कणों का क्या योगदान होता है, ठीक है, वो आप देखेंगे। अगली थर्ड हेडिंग है जलवाष्प के वायुमंडल के संगठन में धूल कण। धूल कणों का क्या योगदान होता है वो हम देखेंगे। देखिए ये धूल कण जो है ये वायुमंडल में ये छोटे कण जो होते हैं ये विभिन्न स्रोत जैसे आपके समुद्री नमक हुआ, महीन मिट्टी हुई, धुएं की कालिमा हुई, राख, पराग, धूल, यहाँ पर उल्काओं के टूटे हुए कण, इन सब से ये निकलते हैं। ठीक है, और ये प्राय जो होते हैं धूल कण ये आपके वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं और वहां से संवहनी वायु यानी वायु एक लगातार बहने वाली संवहनी वायु होती है, उसके द्वारा ये ऊंचाई तक चले जाते हैं। यानी लगातार कंटिन्यूसली कोई वायु जो बहती है संवहन के रूप में, ठीक है, तो ये क्या होते हैं धूल कण जो निचले भाग में विद्यमान होते हैं वायुमंडल के, ये ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इनके जमाव के बारे में भी कुछ बात बताई गई है कि भाई धूल कणों का जो जमाव है, आपने ये कटिबंधों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण प्रदेश आपने पहले ही देख चुके हैं। उपोष्ण कटिबंध में आपका भारत का ऊपरी वाला हिस्सा स्थित है, हिमालय वाला रीजन, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध में है। और इससे ऊपर में हम जाएंगे तो शीतोष्ण प्रदेश स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि धूल कणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ पे होता है, सबसे अधिक जमाव इनका जो होता है उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। यानी यहाँ पर ड्राई हवा होती है, हवा में नमी बिल्कुल नहीं होती है, वहां पर धूल कण सबसे ज्यादा विद्यमान होते हैं हवा में, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहां पर आपने आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब देखिए यहां पर ये जो कण है धूल वाले कण, इनका एक योगदान और है, यानी एरोसॉल या फिर इन्हें धूल कण, यानी इन्हें एरोसॉल भी कहते हैं। धूल कणों को एरोसॉल भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें एरोसॉल भी कहते हैं, एरोसॉल या धूल कण। तो एरोसॉल यहां पर या धूल कण जो होते हैं, ठीक है, ये आर्द्रता घाही, यानी ये धूल और नमक के कण जो होते हैं आर्द्रता घाही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। इसके चारों ओर जलवाष्प जब संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है, यानी धूल कणों के चारों ओर क्या होती है, जलवाष्प संघनित का मतलब होता है ठंडी होकर यहाँ पे क्या करती है, बादलों का निर्माण करती है। और बादल फिर क्या होते हैं, वर्षा के रूप में नीचे बरस जाते हैं और हमें पानी मिल जाता है। तो ये भी यहाँ पर होता है, यानी कि एरोसॉल या धूल कण आर्द्रता घाही जो है, आर्द्रता घाही यहाँ पर जो है नाभिक की तरह, ठीक है, यानी नाभिक की तरह ये कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, ठीक है। तो जब वायुमंडल में उपस्थित जो एरोसॉल है, ये संपर्क इसका SO2 वगैरह या फिर अन्य गैसों से होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर ऐसे करके धूम कोहरा, जैसे जहरीला कोहरा भी बोलते हैं, वो उस कोहरे का निर्माण होता है। तो बहुत सारी इसकी क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाएं यहाँ पर हम केवल बता दे रहा हूँ। तो आगामी आपके जो चैप्टर है वहां पर लिखवा दूंगा मैं, यहाँ पर अभी आप लिखना मत, बहुत सारे इसके कारक हैं इसमें और भी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल यही लिख लीजिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए ये तो आपने वायुमंडल का संगठन देख लिया कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो आपने गैस, जलवाष्प, धूल कण, तीनों की चीजें यहां पर देख ली। तीनों चीजें जो है वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं, वायुमंडल में किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं, ये चीजें आपने देख ली है। अब वायुमंडल की संरचना बताई गई है। यहाँ पे वायुमंडल की संरचना में परत दर परत जो है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, वायुमंडल की संरचना, ठीक है। देखिए वायुमंडल को हमने जो है 5 विभिन्न संस्तरों में बांट लिया है। 5 विभिन्न संस्तरों के लिए आपके सामने एक इमेज दे रखा है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर है -80, 60, 40, 20, एक ग्राफिकल बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। और ऊपर की तरफ जाते हुए किलोमीटर है, यानी यहाँ पे 0 किलोमीटर है सतह, 10 किलोमीटर, 50, 80, 400, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहली परत जो आपकी है, इसमें सबसे पहली हेडिंग आपकी जो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, सबसे निचली सीमा है। 0 से लेकर ये 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं किताबों में अगर आप देखेंगे तो 16 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ऑथेंटिक रूप से 13 किलोमीटर ही है, ठीक है। यानी मैं तो 13 किलोमीटर को मैं ही ठप्पा लगाऊंगा, 13 किलोमीटर ही सही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ किताबों में आप देखेंगे और कुछ किताबें अगर देखेंगे तो कहीं कहीं 16 किलोमीटर भी लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है, 0 से लेकर 16 किलोमीटर तक। लेकिन मैं यहाँ पे एनसीईआरटी में ही आप ऑथेंटिक माने, क्योंकि यूपीएससी वाले हमेशा एनसीईआरटी को ही मानते हैं, तो यहाँ पे 13 किलोमीटर ही मान्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना क्षोभ मंडल में हेडिंग डाल के कि यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। अब देखिए ऊंचाई में भी यहाँ पे फर्क है। यहाँ पर ये ऊंचाई जो है ये ध्रुव के निकट तो 8 किलोमीटर के लगभग है और विषुवत वृत्त पर जो है ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी कि ध्रुव के निकट बहुत कम है और विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर तेज वायु प्रवाह होता है, जिसकी वजह से जो ऊष्मा होती है या ताप होता है वो अधिक ऊंचाई तक उसका संवहन होता है। तो इसलिए जो क्षोभ मंडल का असर है वो विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है। ये आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वहां तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है, इस वजह से। यानी लिखना नहीं है पूरा, जितना मैंने यहाँ पे ब्रेक बंद कर दिया उतना लिखना है केवल, ठीक है। तो ये तो आपका क्या था, ये आपका था क्षोभ मंडल के बारे में। अब क्षोभ मंडल की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं वो भी बता दे रहा हूं यहाँ पर मैं। अब देखिए क्षोभ मंडल के जो संस्तर है, यहाँ पर पहली बात, इस संस्तर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर धूल कण और जलवाष्प दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट इसमें लिख लेना, इस संस्तर में धूल कण और जलवाष्प दोनों मौजूद होते हैं। पहला सब पॉइंट आपका इसका ये हो गया, पहला वाला, ठीक है। पहले के सब पॉइंट में पहले का पहला सब पॉइंट और दूसरा सब पॉइंट नीचे वाला हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। आपने अभी देखा था कि जो जलवाष्प है, धूलकण वगैरह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं जब ये 0 से लेकर 13 किलोमीटर तक है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर धूलकण और जलवाष्प ऑलरेडी मौजूद होंगे ही होंगे। इसके अलावा
सारी मौसमी घटनाएं, बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, तड़े झंझावात वगैरह, ये सब घटनाएं इसी संस्तर में होती हैं, यानी क्षोभ मंडल की सीमा के नीचे ही यहाँ पर ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है, सब कुछ यहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें थर्ड सब पॉइंट करके कि मौसम में परिवर्तन और समस्त जैव क्रियाएं, समस्त जैव क्रियाएं मतलब ये होती है कि भाई इसी जो है स्तर पर आपके जो सब बैक्टीरिया वगैरह हैं वो वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं। इन समस्त जैविक क्रियाएं, यानी जो आपकी जैविक क्रियाएं, पेड़ पौधों का बड़ा होना, प्रजनन वगैरह होना, वो सब समस्त जैविक क्रियाएं इसी क्षेत्र में होती हैं, इसी स्तर में होती हैं, ऊपर नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि मौसम में परिवर्तन और समस्त जैविक क्रियाएं इसी स्तर में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगला सब पॉइंट आप नोट कर लेना, चौथा सब पॉइंट इसमें यहाँ पर। अब देखिए इसकी खास बात एक और है कि यहाँ पर इस स्तर में जैसे ही आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, यानी प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका चढ़ने पर क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर होगा, यानी टेम्परेचर में यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस गिरता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना, इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ये लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, यानी इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, घटता जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, यानी हमारा ये पृथ्वी का टेम्परेचर जो था, अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर नीचे माइनस में चला जा रहा है टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे ऊपर उठते जा रहे हैं तो माइनस में यहाँ पर देख पा रहे हैं लगभग 55-57 तक पहुँच गया है ऊपर क्षोभ सीमा पर। ठीक है, तो ये ऐसे करके घटनाएं आप देख पा रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए क्षोभ मंडल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और थे। क्षोभ मंडल को यहाँ पर ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक जो है वो खास करके आपके जो सीटेट वगैरह एग्जाम है या फिर एक दिवसीय और एग्जाम है कि सबसे निचली परत इसको क्या कहते हैं, वहाँ क्षोभ मंडल नहीं लिखा होगा, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ट्रोपोस्फियर के रूप में इसका जो नामकरण किया था, नामकरण करने वाले जो व्यक्ति थे टीजरेंस डी बोट थे। इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था टीजरेंस डी बोट। तो इन्होंने इसका नामकरण किया था, ये आप लिख लेना। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के रूप में इन्होंने नामकरण किया था, किसने, टीजरेंस डी बोट ने। ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्षोभ मंडल वाला जो परत है वो पूरा उसका लक्षण देख लिया, क्या क्या उसका लक्षण है, किस तरह से क्रिया कर रही है, वो आपने देख लिया। अगली यहाँ पर जो परत है आपकी, यानी आपकी सेकंड हेडिंग, इसमें सब हेडिंग पड़ेगी, वो है समताप मंडल। ठीक है, अगली सब हेडिंग इसमें बना लेना आप परतों में, समताप मंडल की, समताप मंडल। ठीक है, यानी वायुमंडलीय संरचना में अगली जो परत है समताप मंडल। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी। अब देखिए समताप मंडल की यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहा जाता है। यानी जो भाग क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों को ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ब्रेक कर रही है, ये क्षोभ सीमा है, इसके ऊपर से समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई जो है यहां से क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, यानी समताप मंडल यहां से कितना है ऊपर, 50 किलोमीटर ऊपर तक। ठीक है, क्या पाया जाता है, समताप मंडल पाया जाता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहां पर एक है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात, यानी कि यहां पर 50 किलोमीटर आप यहां से काउंट नहीं करेंगे, 13 किलोमीटर 50 किलोमीटर आप लगा देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 13 और 50 लगा देंगे, ऐसे करके 63 पे बैठेगा, ऐसे करके 63 पर बैठेगा। 63 पे नहीं बैठाना है हमें, यहां पर 50 में से 13 आप जो घटाएंगे, जो बाद बाकी जो वैल्यू बची हुई है लगभग 37 किलोमीटर, यानी इससे 37 किलोमीटर ऊपर, लगभग 13 किलोमीटर और 37 किलोमीटर, इतना क्षेत्र जो है 37 किलोमीटर वाला इसके ऊपर का, वो क्या है, वो आपका समताप मंडल का है। यहाँ पे 50 किलोमीटर जो काउंट करके बताए गए हैं वो यहां से काउंट करके बताए गए हैं, ध्यान रखना, वो यहां से काउंट करके बताए गए हैं, यहां से धरातल से 50 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे लोग मात खा जाते हैं, इसीलिए ये इमेज जो समझाया गया है, इमेज जो है वो इमेज इसलिए समझाया गया है ताकि आप ये भूल ना जाएं। ठीक है, यानी आप खुद ये टेबल देख लीजिए, खुद ये चार्ट देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा कि 0 वाली वैल्यू यहाँ है तो 0 से 50 है यहाँ पर। ठीक है, यानी समताप मंडल का जो क्षोभ सीमा जो आपकी 13 किलोमीटर पर खत्म हो रही है, ये सीमा आपकी जो है कहाँ पे 13 किलोमीटर खत्म हो रही है, तो 13 किलोमीटर से ऊपर तक, यानी लगभग आपका 37 किलोमीटर ऊपर तक जो है क्या है, समताप मंडल है। ये जो क्षेत्र समताप मंडल, अगर धरातल से काउंट करेंगे तो कितना है, धरातल से 50 किलोमीटर ऊपर तक है, यानी धरातल से वैल्यू बताई गई है। यहाँ पर अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है और लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से 50 किलोमीटर, लोग
13 + 50 जोड़ लेते हैं, 13 के ऊपर 50 जोड़ लेते हैं और 13 के ऊपर 50 जोड़ लेंगे तो वैल्यू जो ऊपर निकल जाएगी, आप खुद सोचिए। तो ऐसे करके तो 63 पहुंच जाएगा, 63 पहुंच जाएगा, 63 तक नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए ये वाला जो बार ग्राफ वाली रिप्रेजेंटेशन है वो इसीलिए दी गई है ताकि लोग समझ सकें, ठीक है। यानी बार ग्राफ वाली रिप्रेजेंटेशन है ये आपको भी बनानी पड़ेगी ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर समताप मंडल की खास विशेषता ये है, ठीक है, यानी कि यहाँ की इसकी विशेषता सेकंड सब पॉइंट ये है कि विषुवत वृत्त के ऊपर जो क्षोभ सीमा है, यानी क्षोभ सीमा जो आप अभी समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा है, इसका टेम्परेचर हवा का तापमान -80 डिग्री होता है और ध्रुव के ऊपर कम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि क्षोभ सीमा जो है आपकी है, तो क्षोभ सीमा का हवा का तापमान जो है वो विषुवत वृत्त पर सबसे ज़्यादा माइनस में होता है और ध्रुव पर कम माइनस में होता है। आप माइनस के संदर्भ में तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूं फिर से। माइनस में जो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, माइनस में वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, यानी कि वो संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी होती है ये वाली, यानी माइनस में जो 80 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए -80 और -45 में कौन बड़ा है, तो 45 बड़ा है और -80 यहाँ पर छोटा है, क्यों माइनस और ये ऋणात्मक चला गया, नीचे की तरफ और चला गया ये, ठीक है। तो इससे बड़ी वाली वैल्यू जो होगी -45 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर कौन सा होगा, सबसे कम ये वाला होगा और सबसे ज़्यादा इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला होगा टेम्परेचर, ठीक है। यानी एक एग्जाम्पल और लेता हूँ माइनस का मैं, कि मान लीजिए, ठीक है, राम ने, ठीक है, राम ने क्या किया, किसी व्यक्ति से 10 रुपए ऋण लिया, ऋण का मतलब कर्ज लिया, तो राम के पास क्या है, -10 रुपए ऋण हैं, कर्ज के हैं, ठीक है। तो राम ने अगले व्यक्ति से फिर से 20 रुपए का ऋण ले लिया, तो ऐसे करके राम के पास क्या होगा, राम के पास -30 रुपए जो ऋण के हो गए, यानी राम के पास जो कर्ज था वो बढ़ गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया और, ठीक है। तो माइनस वाला जो है खेल है ये आप जानते होंगे, मैथ के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे अच्छे से कि माइनस की जो वैल्यू होती है कौन छोटी कौन बड़ी, और कोई ये ना कह दे तापमान ये वाला बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यानी ये तापमान बड़ा छोटा वाला ये लोग होंगे, कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। यानी ये तापमान जो और नीचे चला गया है, बिल्कुल नीचे चला गया है, ठीक है। बड़ा इससे ज़्यादा ऊपर तापमान ये वाला है, -45 वाला है, ठीक है। तो आप इसे बड़ा मत बता देना, ये तो जनरली मैथ होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इस स्तर की एक खास परत बात यह है कि इसी में ओजोन परत पाई जाती है, यानी हमारी पराबैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली जो परत है ओजोन परत, इस स्तर में हमारी ओजोन परत भी पाई जाती है जो कि पराबैंगनी रेडिएशन को रोकती है, ये नोट कर लेना, क्योंकि ओजोन परत की विशेषता ऊपर ही नोट कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये सीमा है, ठीक है, तो इसे यहाँ पर जो ये वाली है सीमा समताप मंडल वाली, तो इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर भी इसे कहा जाता है, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। यानी इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है सीमा को, अंग्रेजी में नाम, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर भी इसे बोला जाता है। तो ऐसे करके आपने समताप मंडल की विशेषताएं देख ली। अब समताप मंडल के विवाद स्टार्ट होता है, बीच में कौन सा मंडल आ गया आपका, थर्ड मंडल जो है आपका ये है मध्य मंडल, ठीक है। आपकी तीसरी सब हेडिंग जो है ये है मध्य मंडल, ठीक है, ये हेडिंग आप टाल लेना। अब देखिए ये कहां तक गई है, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई है, यानी कि यहां से लगभग यहां के बीच का जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इसमें मध्यमंडल में, इसी में, कि यह समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर इसमें खास बात यह है, देखिए यहां पर कुछ चीजें होती हैं, यहां पर क्या होता है कि भाई पहले तापमान जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, और जैसे ही तापमान 80 किलोमीटर पहुंचते हैं वैसे ही तापमान क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस समताप मंडल में क्या पहुंचते हैं, समताप मंडल में जैसे आप बढ़ेंगे तो समताप मंडल में तापमान क्या होता है, बढ़ता है, और समताप मंडल से जैसे मध्य में जाते हैं फिर से तापमान कम होने लगता है। ये चार्ट आपको यही समझाने के लिए बताया गया है, ये भाई मैंने बात बोलना भूल गया था मैं, लेकिन यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान कम होता चला जाता है, माइनस में चला जाता है। जैसे क्षोभ मंडल क्रॉस करके समताप में पहुंचे, समताप में तापमान फिर से धनात्मक की ओर बढ़ने लगता है, यानी गर्मी बढ़ने लगती है। जैसे ही मध्यमंडल वाली सीमा पहुंचे तापमान फिर से कम होने लगता है, ठीक है, और फिर आप जैसे ऊपर पहुंचेंगे बहिर्मंडल में तो बहिर्मंडल में फिर से तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है, ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। इसलिए ये वाला ग्राफ ऐसे दिखाया गया है, और ये ग्राफ के खाने वगैरह जो है संभल के बनाना है, इसमें 6 खाने हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये ग्राफ तैयार करना है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफ का महत्व है अपना एक, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में तापमान आप देख रहे हैं माइनस में चला गया, और जैसे फिर यहाँ बढ़े फिर यहाँ तापमान पॉजिटिव चला गया, ठीक है, लगभग आप देख पा रहे हैं
यहाँ पे पॉजिटिव सीमा में आ गया तापमान, लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखेंगे मध्यमंडल में जैसे पहुंचे हैं तापमान फिर से नेगेटिव में चला गया। ठीक है, फिर ऊपर पहुंचे वायुमंडल में, वायुमंडल पहुंचे तापमान फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये प्रोसेस चलती है यहाँ पर। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है अक्सर, तो इमेज केवल बना लेना, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात बताई गई है यहाँ पर इसी में सब पॉइंट। इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माइनस लगा हुआ है, इसके आगे मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ऐसे करके आपने मध्यमंडल देख ली। अब देखिए मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है इसको मध्य सीमा कहा जाता है। इसी में सब पॉइंट, जो मध्यमंडल की ऊपरी सीमा है इसको क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर वाली सीमा जो है उसे क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। तो ऐसे करके आपने सारी सीमाएं देख ली, क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा। अब अगला जो है, जो अगली परत है, ये आयन मंडल की है। ठीक है, मध्य मंडल के बाद स्टार्ट होता है आयन मंडल। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे, यानी चौथी सब हेडिंग आपकी जो डालेंगे, ये है आपका आयन मंडल। ठीक है, ये आप आयन मंडल के बारे में डालेंगे। आयन मंडल क्या होता है? ठीक है, तो आयन मंडल की बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, देखिए आयन मंडल जो है ये 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। यानी यह मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। और इसमें आपके जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम जो है आयन मंडल पड़ा है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसकी खास बात यह है कि आपकी पृथ्वी के द्वारा जो भी भेजी गई रेडियो तरंगें होती हैं वो इस स्तर के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटकर आती हैं। यानी कि जो पृथ्वी के द्वारा जो भी रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स होती हैं वो सैटेलाइट के जरिए इस स्तर से, आयन मंडल वाले स्तर से ही वापस आती हैं। यहीं पर सैटेलाइट वगैरह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, लोअर ऑर्बिट आप बोलते हैं, वही लोअर ऑर्बिट यही होता है आयन मंडल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे वही बताया गया कि यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तापमान में वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। ये बात आप जानते होंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, अक्सर प्रश्न पूछा गया जाता है कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं? एरोप्लेन वगैरह, फाइटर जेट वगैरह वो कहाँ उड़ते हैं? वो आपके समताप सीमा में उड़ते हैं, क्योंकि बादल वगैरह होते हैं, मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑब्वियसली बात है, क्षोभ मंडल में वायुयान नहीं उड़ा पाएंगे, बार बार हमें दिक्कत होगी। ठीक है, ये सब चीजें आएंगी तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो कोई वायुयान हो, प्लेन वगैरह क्रैश हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये समताप सीमा में उड़ता है। वायुमंडल वगैरह, फाइटर जेट वगैरह वो समताप सीमा में उड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। वैसे तो 9th 10th में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो ऐसे करके आपने आयन मंडल भी पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आयन मंडल के बारे में भी आपने पूरा देख लिया। अब अगला जो 5वां मंडल है वो बहिर्मंडल है। क्या है? बहिर्मंडल। हेडिंग डाल लेना, बहिर्मंडल। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो है वो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, और इस स्तर में जो है सारे घटक जो होते हैं विरल होते हैं। विरल का मतलब यदा कदा थोड़े बहुत घटक मिलते हैं, कोई घटक यहाँ पर स्पष्टली मौजूद नहीं होता है इतनी ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर। ठीक है, और बाद में विरल घटक होते हैं वो बाहरी अंतरिक्ष में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, इस स्तर में सभी घटक जो है वो विरल होते हैं। ठीक है, सघन का मतलब आप जानते हो पास पास, विरल का मतलब यदा कदा थोड़े बहुत घटक हैं वो, लेकिन वो भी घटक जो होते हैं बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये परत हमारा जो बाहरी हिस्सा है ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। हम लोग खास करके 2 ही जगहों का अध्ययन करते हैं। किन किन जगहों पर? क्षोभ मंडल का अध्ययन करते हैं और समताप मंडल का अध्ययन करते हैं। इससे ऊपर का अध्ययन हमारे लिए औचित्यहीन रहता है। इससे ऊपर का अध्ययन हम केवल करते हैं तो आयन मंडल का कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर में सैटेलाइट स्थापित करने होते हैं हमें। ठीक है, तो आयन मंडल का कर लेते हैं, बाद बाकी का हम अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वही बताया गया, विस्तृत जानकारी 9, 10, 11 में दी गई है। यानी ये चीजें हैं, इनको विस्तारवादी रूप में आप आगामी चैप्टरों में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आपका एक बेस क्लियर किया गया है, इस चैप्टर में एक आपकी आधार क्लियर किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मेरा पूरा प्रयास है, मैं पूरा भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।